सर बात करें स्टेट की, स्टेट में आपदा काफ़ी आई हुई है, पिछले साल भी काफ़ी पीड़ित रहा स्टेट, और कई करोड़ों रुपए जो है खर्चे गए, बट कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखी गई। इस साल क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं देखिए, आप? ऐसा है, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने भी हमको पैसा दिया था, और पिछले साल तो यहाँ पे बड़ी भयंकर आपदा, जैसे अनेकों जगह क्लाउड बर्स्ट टाइप के हुए हैं, जी। बहुत भयंकर बारिश हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। और संयोग इस साल भी बारिश बहुत हुई है, तो नुकसान बहुत, और इसलिए सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ को हुआ है। केंद्र ने हमको कुछ पैसा दिया था, उसका भी सदुपयोग हुआ है। जितना नुकसान हुआ उसको तो पूरा करना शायद संभव नहीं है, लेकिन लोगों को मकान गए, खेत बह गए पूरे, बहुत सारे पुल टूट गए हैं। तो उसकी अभी जो वर्तमान में स्थिति है, इस साल ही बारिश हो रही है, अभी सड़कें तो मेरा ये उसमें अभी एक तुरंत में अभियान जो शुरू करने वाला हूँ, सड़कों को ठीक करने का है। जी। कि सड़कें जहाँ जहाँ खराब हो गई, कैसे उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके इस स्थिति में लाएं कि वो सड़क चलने लायक ठीक हो। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवेज, इनके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, और मुझे आशा है कि अगले 4-6 हफ्ते के अंदर कोई योजना बना के शुरू करेंगे। तो 4-6 हफ्ते में काम कुछ योजना बन के किस प्रकार से, क्योंकि उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, सड़कों को हमें ठीक करना है। तो सड़कों के लिए एक तो कहाँ क्या नुकसान है, उसमें किस प्रकार से उसको डिजाइन क्या होना है, उसको ठीक करने का कहाँ पर क्या है, फिर उसका कुछ जो प्रक्रिया, टेंडरिंग प्रक्रिया वो होनी है, और धन उपलब्ध होना है। तो इसमें बाकी प्रक्रिया चलती रहेगी, और साइड बाई साइड धन कहाँ से उपलब्ध करना, वो जैसे भी होगा, चाहे केंद्र से हमको मांगना पड़े, कहीं से मांगना पड़े, बंदोबस्त करेंगे। तो इसमें प्रक्रिया में आप 3-4 महीने तो लगेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अगले बारिश से पहले सब चीज़ें ठीक हो जाए। सर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, इन सब के ऊपर भी कार्य चलता रहेगा? हाँ, बिजली और पानी की समस्या हमारे पास रहती है। इस साल अभी कहते हैं मुझे बिजली की स्थिति थोड़ी ठीक है बारिश की वजह से, लेकिन हमारी चिंता है। और ऐसा है कुलिन जी, इसमें भी दुर्भाग्य से हमारे जो बड़े हाइडल प्रोजेक्ट हैं वो कोई पूरे नहीं हो रहे हैं जी। और 10 साल से जब से हमारा प्रदेश बना है, एक भी मेगावाट नया जुड़ा नहीं है, और जबकि हमारी पोटेंशियल 30,000-40,000 मेगावाट है जी। और पिछले मेरे टर्म में जब मैं था, तो जब मुझे बताया गया तो मुझे बहुत चिंता हुई, आश्चर्य हुआ। तो एक योजना हम पूरी कर सके, मनेरी वैली फेज 2, जिसमें 300,000 मेगावाट तैयार होता है, और 18 साल से वो योजना चल रही थी जी। और हमने बड़ी मुश्किल से उसको 2008 में पूरा कर पाए, 2007 में शुरू करें। तो इसलिए उद्देश्य था कि छोटी छोटी योजनाएं बने, जल्दी पूरी हों, और इसलिए 2008 जनवरी-फरवरी मैंने एक नई नीति बनाई थी कि 25 मेगावाट तक छोटी छोटी योजनाएं बनी। दुर्भाग्य से वो टेक ऑफ नहीं हो सका परिस्थिति की वजह से। मैं देखूंगा कि क्या हम उसको रिवाइव करके और छोटी योजनाओं पे ज़्यादा जोर देके छोटी योजनाएं बने। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, नुकसान नहीं होगा, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। और जैसे मानिए 20 या 25 मेगावाट की हम 100 योजनाएं बना जाए तो 2000 मेगावाट हमको उसी से मिल जाएगा, 2,500 मिल जाएगा। इस दृष्टिकोण से कोशिश करेंगे, और बाकी जो बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं तो उनको कोशिश करेंगे जल्दी हो। जी सर। और अगर समस्याओं की बात करें तो उत्तराखंड के आंदोलनकारी काफ़ी समय से परेशान हैं, उनसे आपने आज भी मुलाकात की, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन लेकर आएंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड आंदोलनकारी का जो समस्या है कुछ हमारे प्रदेश में उलझ गई है। जब आंदोलन हमने शुरू किया था तो मैं, क्योंकि आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदार रहा हूँ, मैं 91 में मुख्य MP बना और 2000 में प्रदेश बना। कोई 92, 93, 94 से खासकर बहुत तेज़ी से ये चला, और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के लिए उत्तरांचल का अध्यक्ष भी बनाया गया संघर्ष समिति का। तो वो हमने पूरा वातावरण देखा है। मैं इसलिए इसका बात कर रहा हूँ कि उस समय आंदोलनकारियों को ये क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या लाभ होगा, फायदा, कोई चिंता थी नहीं, वो उसकी बात ही नहीं थी। सिर्फ अपने उत्तराखंड के हित के लिए, विकास के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी। अब हमको बीजेपी की सरकार आई और मिल गया। मिलने के बाद बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षा हुई। पुरानी तिवारी जी की जब सरकार थी उन्होंने कुछ नौकरी देने का बंदोबस्त किया, फिर धीरे धीरे मांगे बढ़ी, जो भी है कि पृष्ठभूमि है। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने कहा था कि अभी आंदोलनकारी कितने लोगों ने कहा हमको चिन्हित नहीं किया गया, तो मैंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें जो बहुत पूरे वेल नोन आंदोलनकारी थी उन्हीं की बनाई थी, एक अध्यक्ष और 13 जिलों से हर एक जो कि आंदोलनकारी सब जानते थे। हमने उनको कहा था और लोगों को छांटिए, कौन कौन से आंदोलनकारी छूट गए, उनको क्या सम्मान दिया जा सकता है, सम्मान की बात मैंने की थी। ओके, तो प्रक्रिया चली, फिर धीरे धीरे कुछ डिस्टॉर्ट हो गई, गड़बड़ हो गई। अभी अनेकों प्रकार की मांगे उठ रही। तो आज जो महिलाएं थी, मैंने उनको भी कहा कि हमको मांगों के बात तो ठीक है, सम्मान की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ मांगों पे जोर देंगे, सिर्फ अपनी, तो उत्तराखंड का हित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा एक कॉम्प्रोमाइज करने की, कि जो आंदोलनकारी छूट गए हैं, रह गए हैं, उनको किस प्रकार से सम्मान दिया जाए,
ताकि उनको ये लगे कि हमने जो योगदान किया है उसके बारे में प्रदेश हमको स्वीकृति करता है। इस पर बातचीत करके कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जी सर। सर, हमने अभी पहले लोकपाल की बात की, एक और बात है जन अधिकार की, इस पे भी आपने कल कहा था, इस पे क्या किया जाएगा, इसमें क्या कराना चाह रहे हैं? उसमें देखिए दो तीन चीज़ें और मैंने की थी। एक तो ये लोकपाल वाली थी, एक मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का अधिकारियों का और मिनिस्टर्स को और अधिकारी को मैंने 1 महीने का समय दिया है। सब अपने अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल दें, लेकिन क्यों कुछ न कुछ झिझक रहती है देने में। जी। तो मैंने 15 अक्टूबर का डेट दिया है, उसके संदर्भ अपने को देनी पड़ी। जहाँ तक ये जन अधिकार के है, 2 प्रदेशों ने हमारे अच्छा काम किया, मध्य प्रदेश ने और बिहार ने। जी। एक तो ये है कि जो भी आपका सरकार द्वारा काम होता है, छोटा हो बड़ा हो, आप बिल जमा करना चाहते हैं, उसमें विलम्ब होता है। आप किसी अपनी अधिकृत सूचना को भी देना चाहते हैं, आप कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं, आप पासपोर्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं, उसमें भी बिना विलम्ब होता है, क्योंकि कोई है नहीं। तो मध्य प्रदेश ने एक अच्छी चीज शुरू की थी कि समय सीमा बांधी थी। जी। कुछ लिस्टें, इस लिस्ट में इतना समय लगेगा, इस समय से ज़्यादा लेगा तो किसके ऊपर क्या फाइन पड़ेगा, उसको मैं प्रदेश में लगाना चाहता हूँ। इसी प्रकार थोड़े दिन पहले बिहार में उन्होंने जो बेनामी प्रॉपर्टी थी उसको जब्त करने का किया है। तो मैंने ये भी अपने यहाँ डायरेक्शन दिए कि उसी प्रकार का बिल हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बना सकते हैं। तो उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार के अंदर जितने हम जा सके, जहाँ भ्रष्टाचार के दैत्य को खत्म कर सके, वो सब कोशिश होनी चाहिए। और उसी श्रृंखला में मैंने ये दो तीन बातें की हैं, उसी श्रृंखला में। आपका कहना है कि आप एक लोक आयुक्त बनाएंगे, उसके अलावा आप सारे लोक आयुक्त बनाएंगे। जो प्रॉपर्टीज का जिसको शक होता है, उसकी प्रॉपर्टी सब किसके पास कितनी है, उससे शायद पता लगेगा कौन बेनामी प्रॉपर्टी रखता है, कौन क्या करता है। जो ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे ट्रांजैक्शन। और इसीलिए जो जनता की तरफ से है कि उनके जो अधिकृत सूचनाएं हैं उनको जल्दी से मिले। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक किस्म की है, लेकिन ये जो सामान्य डे टू डे चीज़ें हैं जो हमको मिलनी चाहिए, राशन कार्ड नहीं मिलता, ये आपने अप्लाई किया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, ये तो उसकी सीमा बांधी है। और जैसे और प्रदेश ने कहा किया, और जो मुझे अच्छा लगा बिहार ने जो प्रॉपर्टी जब्त करने की बात की है, उसको उन्होंने एक स्कूल खोल दिया उसमें। तो इसी प्रकार से एक वातावरण बने कि हम अगर भ्रष्टाचार से कोई फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पकड़ में आ जाएंगे। तो स्टेट लेवल पे भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस का ये सब है, अच्छा प्रशासन देने के ये सब पहलू हैं, उन्हीं की कोशिश हो रही है। जी सर। तो चलिए, आज हम मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद खंडूरी से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के साथ आए हैं, काफ़ी कुछ करने की इनकी भावना है। देखते हैं आगे क्या हो पाता है। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपको भी, और TV 100 को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।